हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्टार करियर इंस्टीट्यूट। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह स्टार करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन पढ़ चुके थे। यानी हिंदी में बात करें बच्चों तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया था। आज की क्लास में बच्चों इसी पार्ट का सेकंड टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है बच्चों, इसकी बात करेंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन में देख लेते हैं बच्चों। इक्वेटोरियल पोजीशन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं बच्चों। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों, ये पॉइंट ए है और ये बी। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज। बीच में एक पॉइंट है ओ। इनके बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी होती है बच्चों, 2a होती है। इससे इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है बच्चों, निरक्ष का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री पे, यानी यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इससे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक पॉइंट पी है बच्चों, जो यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे बच्चों। इससे P से A को मिला देंगे, P से B को भी मिला देंगे और ये सपोज कर लेंगे थीटा है, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जो झुकाव कोण है यहाँ पर P का A के साथ, यहाँ बेस के साथ, वो क्या है, थीटा है। अब हम ये देखेंगे कि माइनस क्यू की प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इवन जो होगी इधर की ओर काम करेगी, और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी टू इसी की ओर काम करेगी। और ये बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक डायरेक्शन बना लेंगे और इसको कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, हम विभाजित कर लेंगे। तो अगर ये थीटा है बच्चों तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा बच्चों, थीटा ही होगा। अब E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा होगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, E1 sin थीटा होगा। E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, E2 cos थीटा होगा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, E2 sin थीटा होगा। तो एक बार फिर से बच्चों इस डायग्राम के कॉम्बिनेशन को एक बार और हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। ये सपोज कर लीजिए अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, A पॉइंट B पॉइंट। A पर क्या है बच्चों, माइनस क्यू चार्ज, और B पर क्या होता है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज। इनकी बीच में पॉइंट O है। यहाँ से A से O की डिस्टेंस क्या होती है, A, और ये भी क्या होती है बच्चों, A। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले से तैयार है। इससे 90 डिग्री एंगल पे बच्चों एक पॉइंट P सिचुएटेड है, जो कि O से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। इससे हम A को और B को मीट करा लेंगे, मिला लेंगे, और ये एंगल अपना क्या है बच्चों, थीटा है। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 जो होगा इससे दूर की ओर काम करेगा। माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इसकी तरफ काम करेगा E2। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करें, अगर देखें ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा। E1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, E1 sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, E1 cos थीटा, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा। अब E2 का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, E2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, E2 sin थीटा। अगर हम बात करें बच्चों एक और चीज यहाँ पर देखिए, ये स्मॉल r है और ये स्मॉल a है। तो हम बात करें A से P की डिस्टेंस, AP की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें जो कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो AP की बात करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा इन ट्रायंगल AOP। इन ट्रायंगल AOP जो AP की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के। तो बच्चों इन दोनों में से किसी एक डायग्राम को आप राइट डाउन कर लें। अब हम लोग थ्योरी कर लेते हैं कंसीडर, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो सबसे पहले थ्योरी लिखना स्टार्ट कीजिए। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB and a point P is situated equatorially at a distance of small r from point P. At this point we find electric field intensity. Suppose electric field intensity due to plus Q charge is even and due to minus Q charge is E2. अब यहां पर E1 E2 बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो यहां पर आप मैग्नीट्यूड लिख लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ, सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज E1 एंड ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज E2। देन अब हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले इसी थ्योरी को बच्चों हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी राइट डाउन कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे राइट डाउन कर लिए होंगे, अब हिंदी मीडियम के बच्चे राइट डाउन करेंगे। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, जिससे स्मॉल r दूरी पर निरक्ष बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। माना माइनस Q तथा प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिमाण क्रमशः E1 तथा E2 है। तो ये हमारा बच्चों थ्योरी हो गया है। अब हम लोग इसके मेन डेरिवेशनल पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। E1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अतः इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे हैंस E1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चों? E1 क्या है? प्लस Q के कारण है,
तो क्या हो जाएगी बच्चों 1/4πε0 Q अपॉन, अब यहाँ पर देखिए AP का स्क्वायर BP का स्क्वायर, जो डिस्टेंस यहाँ पर BP है और BP और AP की वैल्यू क्या थी बच्चों, सेम थी। AP बराबर BP बराबर पाइथागोरस थ्योरम से आप देख चुके थे, अंडर रूट में r² प्लस a² था बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में r² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो आपको बता दें कि जब भी अंडर रूट का होल स्क्वायर होता है तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को क्या कर देते हैं बच्चों, कैंसिल कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 = 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस a² हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार बच्चों E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 की वैल्यू हम लोगों ने क्या एज्यूम किया बच्चों थ्योरी में, -q चार्ज की वजह से क्या है बच्चों, E2 है जो किसी की ओर काम कर रहा है। तो E2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बच्चों, परिमाण ले रहे हैं, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा Q अपॉन अंडर रूट में r² प्लस a² का होल स्क्वायर, सेम डिस्टेंस है। तो E2 भी क्या आएगा बच्चों 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस a² हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। बात करें डायरेक्शन की, तो E1 की जो वैल्यू होगी वो BP की ओर होगी और जो E2 की वैल्यू होगी वो PA की ओर होगी, PA की ओर। इंग्लिश में बात करें तो इसको लिखेंगे आप टुवर्ड्स BP और ये हो जाएगा बच्चों टुवर्ड्स PA। अब हम बात करें यहां पर इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड को देखें बच्चों, तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस a² और E2 की वैल्यू है 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस a²। दोनों ही वैल्यू बच्चों आपस में क्या है, सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 तथा 2 से इक्वल है, तो E1 = क्या हो गया बच्चों, E2 हो गया। अब आप बात देखेंगे बच्चों यहाँ पर E1 और E2 अगर आपस में इक्वल हो गया तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स और E1 और E2 के, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं। E1 E2 जब आपस में बराबर होगा तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड E1 = E2, सो वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा and E2 sin थीटा are equal and in opposite direction, so they are cancelled to each other। अगर हिंदी मीडियम की बात करें बच्चों तो E1 E2 के बराबर होने के कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो हिंदी मीडियम के बच्चे राइट डाउन कर लें। अतः ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब देखिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो गया क्योंकि एक दूसरे से इक्वल थे और अपोजिट डायरेक्शन में थे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण होगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
आर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली ड्यू टू सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा केवल 36 घटकों के योगफल के बराबर होगा। तो अब हम लोग बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। Hence, resultant इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या हो जाएगी की वैल्यू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी। अब E1 की वैल्यू क्या है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब देखिए यहां पर E1 E2 आपस में इक्वल थे तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा, क्योंकि E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह पे भी E1 रख देंगे तो E1 cos थीटा, E1 cos थीटा और E1 cos थीटा क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा। ऐसा क्यों लिखा गया बच्चों, क्योंकि E1 की वैल्यू जो है वो E2 के क्या है इक्वल है। तो अब E1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब cos थीटा की बात करें इस डायग्राम में बच्चों तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस की वैल्यू है बच्चों A और हाइपोटेनिस यानी कर्ण की वैल्यू है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब E की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू A अपॉन, अब यहां पर अगर हम बात करें बच्चों यहाँ 2 था, शुरू में क्या है बच्चों 2 है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों 2E1, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ना भूलें आप। तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू A अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 2 रह जाएगा बच्चों। और ये पावर में 1 है और ये अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर में 1/2 हो जाएगी, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर में 3/2। अब 2QA की वैल्यू आपको पता है, 2QA का मान होता है बच्चों P के मान के इक्वल, क्योंकि Q इंटू 2A की वैल्यू क्या थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर था, तो Q इंटू 2A क्या हो जाएगा P के बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ बच्चों यदि R की वैल्यू A से काफी बड़ी है तो A स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि लगभग क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, तो E की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA को हम लिख लेंगे बच्चों P अपॉन, अब देखिए यहाँ पर A स्क्वायर की वैल्यू जब 0 ले लेंगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2 में 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। तो E की वैल्यू हो जाएगी बच्चों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें बच्चों, वेक्टर फॉर्म सदिश रूप, इसी का सदिश रूप लिखेंगे बच्चों तो वेक्टर E इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P अपॉन R क्यूब, चाहे तो P कैप लिखिए चाहे तो R कैप लिखिए, ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब पिछली टॉपिक में हमने P कैप लिया था तो इसमें भी क्या ले लेंगे बच्चों P कैप ले लेंगे। तो ये था बच्चों अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति यानी 90 डिग्री पे अगर स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी, इस फॉर्मूले E की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब से फाइंड आउट कर लेंगे। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, कल की जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ाई की थी उसमें E की वैल्यू क्या आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। इसमें क्या है बच्चों P अपॉन R क्यूब, मतलब क्या हुआ जो E का मान एक्सियल पोजीशन में था वो दोगुना था बच्चों E के मान के इक्वेटोरियल पोजीशन से, यानी हिंदी में बात करें तो जो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान था
वो निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मान होती है उसके दुगने मान के बराबर था। यानी निरक्षीय स्थिति में 2 से गुणा कर दीजिए तो किस में बदल जाएगी बच्चों? अक्षीय स्थिति में बदल जाएगी। यानी अक्षीय पता हो तो निरक्षीय निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इजीली हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट कि एक्सियल फॉर्मेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है निरक्षीय स्थिति के दोगुने के बराबर होती है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों को डिराइव करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में यही अपनी समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले पार्ट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।